Okay, students, today our next topic is full wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर हमने कल कर लिया था, आज करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर. तो लेट अस डिफाइन अ फुल वेव रेक्टिफायर इज a circuit which makes use of both half wave cycles of input alternating current and converts them to direct current. तो ये बात क्लियर है आपको. हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या देखा था कि इनपुट साइकिल का, इनपुट सिग्नल का केवल फर्स्ट हाफ साइकिल ही हम यूज़ करते हैं, कि पॉजिटिव साइकिल को यूज़ करते हैं और नेगेटिव को यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, तो केवल हम हाफ साइकिल को यूज़ करते हैं. बट फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हम क्या करेंगे, बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ इनपुट अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करेंगे और कन्वर्ट करेंगे उसको डायरेक्ट करंट के अंदर. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी फुल वेव रेक्टिफायर की. आगे बढ़ते हैं. फुल वेव रेक्टिफायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज. ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के फर्दर टू टाइप्स हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके सर्किट के ऊपर. तो नंबर 1 हमारे पास है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर. नंबर 2 है ब्रिज रेक्टिफायर. तो दोनों आपके सिलेबस में है, तो इनको वन बाय वन करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हैं. ठीक है, तो ब्रिज यानी कि पुल की तरह से बात करेंगे. तो इन दिस मेथड वी यूजेस अ नॉर्मल ट्रांसफार्मर. बता चुका हूँ, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज, स्टेप अप और स्टेप डाउन दी वोल्टेज. तो ये यहाँ पर हम एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जिसके अंदर 4 डायोड्स होते हैं और जो कि अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, जो कि एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज होते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसका सर्किट डायग्राम. नाउ इसे बात करते हैं स्टेप वाइज. सबसे पहले जो ये पोर्शन हमारे पास है ये शो करता है ट्रांसफार्मर को. ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोइल है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोइल है और यहाँ पर ये आयरन की रोड है ताकि जो इंडक्शन है वोल्टेज यहाँ से यहाँ इंड्यूस हो सके. ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप ट्रांसफार्मर के बारे में. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं. नाउ द सेकेंडरी कोइलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज फर्दर कनेक्टेड टू अ ब्रिज ऑफ डायोड्स. 4 डायोड हमारे पास, ठीक है, उनसे कनेक्टेड है हमारे पास. दीज आर D1, D2, D3 एंड D4. ठीक है, इसका जो कनेक्शन आप देख लीजिए, D1 एंड D3 आर अलाइंड इन द सेम वे एंड D2 एंड D4 आर अलाइंड इन द सेम वे. ठीक है, और उसके बाद दीज आर फर्दर कनेक्टेड टू द लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, और जहाँ पर ये एरो है, डार्क एरो है, डॉटेड एरो है, ये शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को. इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि ये कैसे करंट को शो करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर, दिस इज ब्रिज ऑफ डायोड्स, दिस इज लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, और वीएम का मतलब है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड, और वीएल का मतलब है वोल्टेज जो कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्रोड्यूस हुई है, यानी कि आउटपुट के अंदर जो हमें वोल्टेज मिलती है, दैट इज योर वीएल. ठीक है, आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. Here the secondary coil of transformer is connected to 2 diametrically opposite points of bridge. जो मैंने भी बताया उसी को लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी कोइल है ट्रांसफार्मर की वो किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है 2 diametrically opposite point. देखो, नाउ दिस इज कॉल्ड diametrically opposite points A and C. And again B and D are diametrically opposite points. ठीक है, so diametrically opposite points of the bridge. आगे मूव करते हैं. now here can you see diametrically opposite point A and C. clear आपको. now the load resistance RL is connected to diametrically opposite points of the bridge at point B and D. देख लीजिए, अब जो लोड रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट है, ये कनेक्ट है बी से और फिर डी से, यानी कि आरएल तो कनेक्टेड है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी और डी से, और सेकेंडरी कोइल कनेक्टेड है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड सी से. ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई है. ठीक है, आगे कर मूव करते हैं हम इसकी वर्किंग की. तो देखिए, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास ऊपर तो पॉजिटिव है और नीचे है नेगेटिव. देख लीजिए, जो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको,
दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, और जो नीचे वाला है ये है हमारे पास सेकंड हाफ साइकिल, नीचे ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल, जब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। देख लीजिए जब ऊपर पॉजिटिव होगा तो देख लीजिए पॉजिटिव कहाँ गया, डायोड के पॉजिटिव से, ठीक है। तो डायोड D1 क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। और ऐसे ही नेगेटिव गया इस डायोड के नेगेटिव से, यानी कि D3 भी क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड बायस। तो ध्यान रखिए D1 और D3 आपके क्या हो गए हैं, फॉरवर्ड बायस हो गए हैं। इसी टाइम पर अब यहाँ पॉजिटिव आया था, अभी पॉजिटिव गया इसके नेगेटिव से, यानी कि ये हो गया रिवर्स बायस। ऐसे ये नेगेटिव गया इसके पॉजिटिव से, ये भी हो गया रिवर्स बायस, यानी कि D2 और D4 क्या हो गए हैं, रिवर्स बायस। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर D1 और D3 तो होते हैं फॉरवर्ड बायस, एंड D2 और D4 होते हैं आपके रिवर्स बायस, ठीक है। अगर ये रिवर्स बायस हो गए हमारे पास, यानी कि तार यहाँ से कट गई है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपका जो सर्किट कैसे बनेगा, तो आपका करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ होता हुआ इससे करंट पास करेगा, देन फ्रॉम हेयर, देन फ्रॉम हेयर, देन फ्रॉम हेयर, देन फ्रॉम हेयर, ठीक है, अगेन। और फिर आपका ये पास करेगा यहाँ से ऐसे, इन दिस वे ऐसे, ये आपका करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसको शो किया हमने डार्क लाइन के द्वारा। देख लीजिए जो करंट गया आपका डार्क लाइन के द्वारा ऐसे गया, फिर डायोड से होता है ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे, 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 ठीक है। एंड इन दिस वे आपका करंट पास कर गए, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें ये दोनों तार कटी हुई है, लगा लीजिए तारे है ही नहीं, ठीक है। तो करंट आपका यहाँ से ऐसे पास करता हुआ जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, इसको रीड करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द अपर एंड, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द अपर एंड ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग इज पॉजिटिव, बता चुका हूँ, विद रिस्पेक्ट टू लोअर एंड, यानी कि अपर एंड तो पॉजिटिव है, लोअर एंड क्या नेगेटिव है। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, D1 and D3 diodes are forward biased and current flows through arm AB and enter the load resistance and return, जो मैंने बताया था उसी को राइटिंग में लिखा हुआ है। और फाइनली जो फ्लो करता है थ्रू आर्म DC। इन दिस केस डायोड D2 एंड D4 आर रिवर्स बायस, और जो डायोड D2 और D4 है वो आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे, और करंट वहाँ से फ्लो, करंट आर्म्स A, D और B, C में से पास नहीं करेगा, ठीक है। और करंट के इस फ्लो को हमने सॉलिड एरो के द्वारा इंडिकेट किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल की, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ पहले एक बार आपको, फिर इसको आप देख लेना। नाउ अगेन ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा हमारे पास, दिस बिकम्स नेगेटिव, जो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ये, और जो नीचे वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला नेगेटिव है हमारे पास, देख लीजिए नेगेटिव गया कहाँ पर, इस डायोड के नेगेटिव पर, यानी कि D4 आपका हो गया फॉरवर्ड बायस। ऐसे ही ये पॉजिटिव गया इस डायोड के पॉजिटिव से, यानी कि ये भी हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। तो D2 और D4 आपके हो गए हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और बात करते हैं अब नेगेटिव गया आपका इसके पॉजिटिव से, यानी कि D1 आपका हो गया रिवर्स बायस। ऐसे पॉजिटिव गया इस डायोड के नेगेटिव से, तो D1 और D3 आपके हो गए रिवर्स बायस, D2 और D4 आपके हो गए फॉरवर्ड बायस। अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ से तार जुड़ जाएगा और करंट पास करेगा, अगर ये रिवर्स बायस है तो यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, यहाँ से तार टूट जाएगा। तो अगर अब यहाँ बात करते हैं करंट की, तो हम यहाँ पर करंट को शो करेंगे डॉटेड लाइन्स के द्वारा। तो देख लीजिए यहाँ से करंट आप फ्लो करेगा, पहले करंट पास किया था वैसे आप करंट पास करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से होता हुआ जाएगा, यहाँ से होता हुआ गया, अब यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर देख लीजिए इसके बाद अब क्या हुआ, अब ये दोनों तो आपके क्या हो गए, रिवर्स बायस हो गए हैं, यानी कि ये तार टूट गया आपका एक किस्म से। तो आपका करंट पास करेगा यहाँ से होते हुए ऐसे, इसमें से पास करेगा, ठीक है। एक मिनट
नहीं, ये इसमें ये दोनों तार तो टूट गए हैं और ये दोनों तार जुड़ गए हैं, ठीक है। तो अब करंट पास करेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, दिखा रखा है, देखो एरो दिखा रखा है रोटेट वाला। फिर यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से आरएल में से पास करेगा, फिर वापसी आता हुआ यहाँ से होता हुआ ऐसे, यहाँ से अपवर्ड, देन हेयर, देन हेयर, देन हेयर एंड देन हेयर, और फाइनली फिर आपका ट्रांसफार्मर में वापसी आ जाएगा। तो इसको मैं शो कर देता हूँ। तो इसको फिर से रीड करते हैं एक बार, करंट कैसे पास किया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए आप कि जो आपका D1 और D3 तो क्या है, रिवर्स बायस है। D2 और D4 आपके क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अगर ये दोनों आपके फॉरवर्ड बायस है तो आपके यहाँ से करंट पास करेंगे। तो करंट स्टार्ट हुआ यहाँ से, करंट देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका एरो दिखा रखा, ठीक है। अब इस जंक्शन पे पहुँच करके अब ये तार टूटा हुआ क्योंकि ये रिवर्स बायस है, तो करंट आपका यहाँ से पास करेगा, ठीक है। इस जंक्शन से आपका फिर करंट आपको यहाँ से पास करेगा, यहाँ पास नहीं करेगा क्योंकि ये अगेन रिवर्स बायस है, तो यहाँ पास कर गया। फिर आरएल से होता हुआ वापस जाएगा ये इस तार में से, ठीक है, अपवर्ड जाएगा वापस, ठीक है। इस जंक्शन पे आकर के फिर से वही हो जाएगा, यहाँ से पास नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बायस है, तो करंट आपका यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। इस जंक्शन पे यहाँ से पास नहीं करेगा, रिवर्स बायस है, तो आपका करंट यहाँ से निकल जाएगा और वापसी आपका सेकेंडरी कॉइलिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सर्किट फ्लो रहेगा। तो इसी को अगर रीड करते हैं, ये रीड करने में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज डायोड D2 और D4 तो बन जाते हैं फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 एंड D3 बन जाते हैं आपके रिवर्स बायस, ठीक है। ड्यू टू विच करंट फ्लोज थ्रू RMCB एंटर द लोड रेजिस्टेंस RL एंड रिटर्न्स बैक टू द सोर्स फ्लोइंग थ्रू आर्म DA। जो मैंने बोला है वो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, द फ्लो ऑफ करंट इज इंडिकेटेड बाय डॉटेड एरो। तो सेकंड हाफ साइकिल के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसको हमने शो किया है डॉटेड एरो के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्किंग थी किसकी, ब्रिज रेक्टिफायर की। अगर इसका ग्राफिकल रिलेशन देखें हम, तो हम क्या देख रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ये ऊपर वाले जो वेव फॉर्म में दिखाता है इनपुट की, V इनपुट की वेव फॉर्म दिखाता है पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, ठीक है। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं आउटपुट को। नाउ यू कैन सी इन आउटपुट दैट आउटपुट करंट I। तो वन थिंग जो हमने नोट की है कि इस केस में चाहे साइकिल पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो, RL में से करंट पास कर रहा है। क्यों, पॉजिटिव हाफ में तो D1 और D3 फॉरवर्ड होते हैं और नेगेटिव हाफ के अंदर D2 और D4 फॉरवर्ड बायस होते हैं। तो यानी कि दोनों केसेस के अंदर, दोनों साइकिल्स के अंदर RL में से करंट पास करेगा। तो यानी कि हमें इस साइकिल के लिए भी आउटपुट मिलेगी और इसके लिए भी हमें आउटपुट मिलेगी, अगेन इसके लिए आउटपुट मिलेगी और इसके लिए हमें आउटपुट मिलेगी। यानी कि फुल वेव के अंदर हमें फॉर ईच हाफ साइकिल हमें आउटपुट RL के अक्रॉस ऑब्टेन हो रही है। तो इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर, बिल्कुल सेम जैसे कि हमने हाफ वेव में किया था वैसे ही है। इनपुट वोल्टेज को शो करते हैं VI के द्वारा, विच इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM इसका एम्पलीट्यूड है, साइन बिहेवियर है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है हमारे पास, और जो इंटरवल है ओमेगा टी का 0 से बड़ा है, 2 पाई से कम है हमारे पास। आउटपुट करंट बात करते हैं, उसको लिखते हैं I के द्वारा, डेट इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। I हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है, साइन बिहेवियर, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, और जो इसका इंटरवल है, अभी दोनों इंटरवल में इसकी वैल्यू IM साइन ओमेगा टी ही आएगी, 0 नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों साइकिल्स के अंदर ये फ्लो कर रहा है। हाफ वेव में क्या था, हाफ वेव में फर्स्ट साइकिल में तो इसकी वैल्यू IM साइन ओमेगा टी थी और सेकंड हाफ के अंदर इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब टर्म्स निकालते हैं, हमारे पास 4-5 मैथमेटिकल टर्म्स हैं, तो निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास है DC आउटपुट करंट की बात करते हैं। सो DC आउटपुट करंट की बात करते हैं, एज करंट फ्लो फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ साइकिल इन वन डायरेक्शन। अब देख लीजिए, पहली बात तो करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट हाफ के अंदर भी और सेकेंड हाफ के अंदर भी, और दूसरी बात करंट फ्लो करेगा ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब ये नहीं कि एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, ऐसा नहीं है, दोनों बार पॉजिटिव में ही पास करेगा। सो DC आउटपुट करंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू, उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी भी एक हाफ साइकिल के अंदर उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसका ट्वाइस कर देंगे, उसका दुगुना कर देंगे। मतलब मान लीजिए हमने 0 से पाई के बीच में उसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली और फिर उसका हमने कर दिया ट्वाइस। तो यानी कि IDC क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ AC बिटवीन 0 एंड पाई इंटू में 2।
तो उसे सॉल्व किया मैंने। एवरेज वैल्यू क्या होती है, टोटल करंट बाय में टोटल टाइम, ये आपका आगे 1/2 पाई 0 से पाई लिमिट है आई डी ओमेगा टी इंटू में 2। तो पुट करेंगे इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होती है आई एम साइन ओमेगा टी, पुट कर दी मैंने इसकी वैल्यू। अब आई एम को बाहर लिया है, आई एम बटे में पाई बाहर आ गया, अंदर बच गया साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी, लिमिट आपकी क्या है पाई 0 है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, आई एम बटे में पाई और माइनस कोस ऑफ पाई +1 होता है और माइनस कोस ऑफ 0 +1 होता है आपका। तो आपका क्या आ गया यहाँ पर 2Im/π। ये हमने निकाल लिया है डीसी आउटपुट करंट। ऐसे निकालेंगे डीसी आउटपुट वोल्टेज, पीछे निकाल चुके हैं। डीसी वोल्टेज क्या होती है, डीसी करंट इंटू में आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आपका क्या आ जाएगा 2Im/π इंटू में RL। आगे मूव करते हैं, आगे वैल्यू निकालते हैं RMS वैल्यू ऑफ इनपुट करंट की। तो वही है RMS वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की होती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं IRMS का स्क्वायर निकाल लेते हैं ताकि बाद में IRMS निकालना आसान हो जाए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से वही निकालेंगे, मतलब किसी एक हाफ साइकिल के लिए निकालते उसका ट्वाइस कर देंगे हम। ठीक है, तो ट्वाइस आगे इसका 1/2 पाई 0 से पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी। देखो स्क्वायर मीन और रूट हम बाद में ले लेंगे क्योंकि अभी मैंने स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पर इसका। ठीक है, और इसको अगर सोल्व करते हैं हमारे पास 2 से 2 कट गया, 1/π बाहर आ गया आपका, 0 से पाई आई एम स्क्वायर, ये बन जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मैंने लिख दिया यहाँ पर डी ओमेगा टी। अब आई एम स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ एंगल बटे में 2 इंटू डी ओमेगा टी। अब इसको मैंने अलग कर लिया, इसको मैंने अलग कर लिया, जो नीचे 2 था उसको बाहर ले गया मैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई माइनस 0, इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बटे में एंगल का डेरिवेटिव 2 आ गया आपका पाई 0, इसका आ जाएगा पाई, इसका आ जाएगा 0, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई एम स्क्वायर बाय में 2। ये मैथमेटिकल बड़ा सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हो अपने आप से। देन आपका आई आर एम एस स्क्वायर इसके इक्वल है, तो आपका आई आर एम एस क्या आ जाएगा, ऐसा कर देंगे स्क्वायर रूट आई एम बटे में √2। ऐसा हम निकालेंगे वी आर एम एस, वी आर एम एस क्या हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इंटू में आर। तो आई आर एम एस इंटू में आर एल प्लस में आर एफ, आर एफ मतलब है फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस हमारे पास। तो पुट करेंगे इसी वैल्यू आई एम बटे में √2 आर एल प्लस में आर एफ। ठीक है, तो हमने आई आर एम एस भी निकाल लिया और वी आर एम एस भी निकाल लिया। लास्ट हमारे पास 2 टर्म्स है, रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी, इसे हम शो करते हैं नीटा के द्वारा। देखिए ये सारी टर्म्स हम हाफ वेव में निकाल चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो नीटा क्या होती है हमारे पास, रेशो होती है डीसी पावर डिलीवर टू द लोड बटे में एसी इनपुट पावर फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, यानी कि पीडीसी बटे में पीएसी। तो पी क्या होती है आई स्क्वायर आर होता है, तो पीडीसी क्या हो जाएगा आई डीसी स्क्वायर बटे इंटू में आर एल। पीएसी क्या होता है आई स्क्वायर आर, यानी कि आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस आर एफ प्लस में आर एल। पुट करेंगे वैल्यू आईडीसी की और आईआरएमएस की जो पीछे मैंने निकाल चुके हैं, पुट करने पर वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पर ईएफ की टर्म आ गई है। उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पर सोल्व किया मैंने इसको, ये आ गया। हम जानते हैं जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है बहुत कम होता है, इसको कंपेयर करते हैं तो आई कैन से आई आर एफ प्लस आर एल इज नियरली इक्वल टू आर एल। तो आपका ये टर्म इससे कट गया कि बचेगा 8 बटे में पाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है 0.812। अगर निकालते हैं परसेंटेज के अंदर तो गुना कर देंगे 100 से 81.2%, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर रेक्टिफाई करने की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 81.2%। लास्ट टर्म है रिपल फैक्टर, उसको शो करते हैं गामा के द्वारा। गामा की वैल्यू क्या होती है IAC बटे में IDC। रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आउटपुट करंट के अंदर कितना AC कंपोनेंट अभी तक बचा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, अभी उतना ही एसी कंपोनेंट कम है, यानी कि उतने ही आपके जो करंट है रेक्टिफाई हो गए हैं। तो पुट करेंगे वैल्यू IC क्या होता है IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू में से IDC निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जो AC बचेगा हमारे पास बटे में IDC। तो इसको मैं लिखा इस फॉर्म में। ठीक है, ये IDC था, इसको लिखा मैंने IDC का स्क्वायर, ऊपर लिखा दिया स्क्वायर रूट। बात एक ही हमारे पास, जो हाफ वेव में किया था वही यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैंने सोल्व किया, इस टर्म के ऊपर नीचे इसके लिए आया, एक बार यहाँ लिया है, तो हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास। तो पुट करेंगे वैल्यू IRMS की और IDC की, पुट करने पर हमारे पास ये आ गया। काट पीट के हमारे पास ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.48, यानी कि रिपल फैक्टर कितना आ गया आपका, इसके लिए आ गया है 0.48। अब देख लीजिए हाफ वेव में उसकी वैल्यू थी रिपल फैक्टर की गामा वाज इक्वल टू 1.21 और फुल वेव कितनी है 0.48, यानी कम हो गई है। तो हम यानी ये कहेंगे कि फुल वेव इज बेटर देन हाफ वेव, क्योंकि हमने रिपल वेक्टर को कम करना था और वो कम हो गया आपका। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में
लिख सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।